हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू वर्मा एग्री एग्जाम प्रेप में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो फ्रूट्स क्रॉप हैं, ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स हैं, उनको हमने मेनली डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम लीची जो क्रॉप है इसे हम डिस्कस करेंगे। लीची गर्मियों के अंदर काफ़ी पसंदीदा फल देखने को मिलता है ना। मई मंथ के दौरान हम इसे ज़्यादातर खाते हैं। तो फ्रूट जो है काफ़ी टेस्टी होता है। फ्रूट की अगर हम बात करें तो इसे सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स की क्वीन कंसीडर किया जाता है। बोले तो उपोष्ण जलवायु के अंतर्गत फलों की जो रानी है ये लीची को बोला जाता है। अब आप कहेंगे कि सर नहीं, मैंगोस्टीन को बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है। ऑल ओवर फ्रूट्स में अगर हम पूछ लें कि क्वीन ऑफ फ्रूट कौन सी है तो ये मैंगोस्टीन है। और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अगर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में पूछ लिया जाए तो यहाँ पर क्वीन कौन सी है, लीची है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अच्छे से इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर सिलेबस में मेंशन लीची है तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। इस लेक्चर को आपको पूरा देखना है। अगर आपने देख रखा है तो आप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हम इन फ्यूचर लेकर आएंगे, आप उस सीरीज का इंतजार कर सकते हैं। आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू द सब्सक्राइब चैनल, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और पीडीएफ नोट्स मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर लिख सकते हैं या फिर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। बोले तो वानस्पतिक वर्गीकरण को हम यहाँ पर देखते हैं। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन में वही सारी बातें आ जाती है ना, जो जितने भी फ्रूट्स ग्रुप हमने डिस्कस किया उसका बोटेनिकल नेम, फैमिली यानी परिवार से संबंधित बातें यहाँ पर आ जाती है। तो बोटेनिकल नेम इसका क्या होता है, लीची चाइनेंसिस, जो कि कमर्शियल स्पीसीज है, जो कि व्यावसायिक स्तर पर मेनली लगाई जाती है। बात करें फैमिली की तो इसका फैमिली कौन सा है, इसका फैमिली जो है सेपिंडेसी से बिलोंग करता है। क्रोमोसोम नंबर्स को लेकर बात करें, डिप्लॉयड क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, 30 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओरिजिन को लेकर बात करें तो इसका ओरिजिन प्लेस कहां से है, ये ओरिजिन हुआ है चाइना से। तो ये इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन इसका इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस को लेकर अगर हम बात करें तो इसका इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर पेनिकल देखने को मिलता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है ये यहाँ पर क्या होता है, पेनिकल होता है। और इसके अलावा पेनिकल किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, तो इसके अलावा पेनिकल जो इन्फ्लोरेसेंस है ये यहाँ पर आम के अंदर भी प्रेजेंट देखने को मिलता है, ग्रेप के अंदर भी पेनिकल जो इन्फ्लोरेसेंस है ये होता है ना। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जो भी फ्रूट्स है रिलेवेंट उसकी बातें हम करते ही आ रहे हैं। टाइप ऑफ फ्रूट को लेकर बात करें तो इसका टाइप ऑफ फ्रूट जो है ये नट होता है। नट जो टाइप ऑफ फ्रूट है ये इसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी जो कैशो है या बादाम जो है उसके अंदर भी आपको टाइप ऑफ फ्रूट क्या देखने को मिलता है, नट ही देखने को मिलता है। तो ये भी बात हमने डिस्कस कर ली थी टाइप्स ऑफ फ्रूट्स में। एडिबल पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। एडिबल पार्ट यहाँ पर क्या होता है, एरिल होता है। देखो एरिल क्या होता है, जो सीड होता है इसके ऊपर जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, जो कि क्या होती है, जूसी जो होती है, जूसी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सीड के ऊपर, उसे एरिल बोल दिया जाता है या फिर इसे क्या बोल दिया जाता है, इसे टेस्टा भी बोल देते हैं। ऐसा ही सेम जो बोटनी है ये आपको सीड में अनार के अंदर भी देखने को मिलता है, पोमग्रेनेट के अंदर भी देखने को मिलता है। तो पोमग्रेनेट के अंदर भी जो एडिबल पार्ट है ये यहाँ पर क्या होता है, एरिल होता है। और उसे क्या बोल दिया जाता है, टेस्टा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। सीड का जो जूसी आउटर मोस्ट जो कवरिंग होता है उसे एरिल बोलते हैं। ये इसका कुछ पार्ट दिए गए हैं, या आप इसमें देख सकते हैं। ज्यादा बोटनिकली क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा हमें पूछा नहीं जाता है, जो बातें पूछी जाती है वो हमने डिस्कस यहाँ पर कर ली है। अब यहाँ पर कुछ रिलेटेड स्पीसीज है, परिवार के अंदर कुछ और भी मेंबर हैं, वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर इसको बोटेनिकली बोला जाता है यूफोर्बिया लोंगाना। इसको लोंगन के नाम से भी जानते हैं या फिर अंश फल के नाम से भी जाना जाता है। लीची के कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा देखने को मिलता है। अगर हम एडिबल क्वालिटी को लेकर बात करें तो लीची जितना ये सुपीरियर नहीं होता है ना, यानी कि इंफीरियर क्वालिटी वाला होता है। बहुत ज्यादा इसको एडिबल पर्पस से काम में नहीं लिया जाता है। इसके बाद है नेफेलियम लेपेसियम, इससे क्या बोला जाता है, रैम्बुतान बोला जाता है। और इसको हेरी फ्रूट या फिर हेरी लीची के नाम से भी जाना जाता है। सेम जो बोटनी है ये लीची के जैसा ही है, लेकिन इसके आउटर जो पेरिकार्प होता है उस पर हमें एक आउट ग्रोथ भी देखने को मिलती है। उसे हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, प्यूनी सेल्स बोल देते हैं। लीची के अंदर ये कम होता है और जो रामबुतान है इसके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। इसे हेरी लीची के नाम से भी जाना जाता है। लीची के अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कम देखने को मिलती है। तो एक मैच्योरिटी इंडाइसिस भी हो जाता है कि जब ये प्यूनी सेल्स फ्लैट हो जाते हैं, है ना, छोटे हो जाते हैं, या जिस तरह से
आपने देखा होगा, आपने पढ़ा है, जैसे पाइनएप्पल के अंदर डिस्कस किया है ना, जैक फ्रूट डिस्कस करेंगे, उसके अंदर भी इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, जब ये नीचे बैठ जाती हैं, फ्लैट हो जाती है, तब मैच्योर जो है फ्रूट हो जाता है। तो ऐसा ही फ्लैटनिंग का जो मैच्योरिटी इंडाइसेज है, ये लीची के अंदर भी देखने को मिलता है। लीडिंग स्टेट को लेकर बात करें तो बिहार के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है। लीची मेनली तो लगाई जाती है किस पर्पस से, टेबल पर्पस से, लेकिन चाइना के अंदर अगर हम बात करें तो चाइना के अंदर इसके फ्रूट को ड्राई भी कर लिया जाता है, जिसको लीची नट के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ लीची जो है इसका केनिंग भी किया जाता है। केनिंग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आगे, पूरे का पूरा डिस्कस किया जाएगा। केनिंग जो है इसकी भी यहाँ पर की जाती है, तो केनिंग की जाती है। तो ये चाइना के अंदर काफी पॉपुलर सिनेरियो देखने को मिलता है। ड्राइड पर्पस से काम में लेते हैं और साथ ही साथ केनिंग पर्पस से काम में लिया जाता है। बाकी मेनली इंडिया के अंदर बात करें तो इंडिया के अंदर मेनली इसे टेबल पर्पस से लगाया जाता है। टेबल पर्पस बोले तो ताजा खाने के लिए इसे मेनली लगाया जाता है। इसके अलावा इससे स्क्वैश भी तैयार किया जाता है प्रोसेसिंग में बात करें तो। इसके अलावा आपने पेपर बोट पिया होगा ना, पेपर बोट क्या होता है, अपने आप में एक आरटीएस होता है, तो लीची फ्लेवर वाला आपने जरूर पिया होगा। तो इससे हम आरटीएस भी तैयार करते हैं। इसके अलावा इसके जो सीड्स होते हैं बोले तो इसके जो नट होते हैं उसका जो यूज है मेडिसिनल पर्पस से किया जाता है, और इसका यूज जो है स्किन डिसऑर्डर के क्योर के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसके फ्लावर, बार्क और इसके जो रूट्स है उसका डिकॉक्शन, उसका बोले तो घोल, हम गरम जब गाढ़ा हम बोल सकते हैं ना, जब हम उसे गरम बॉईल कर लेते हैं तो जो गाढ़ा होता है उसका जो यूज है, ये थ्रोट के अंदर अगर इन्फेक्शन होता है, गला खराब है ना, तो इसका उपयोग जो है, इसके गाढ़े का उपयोग किया जा सकता है गले को साफ करने के लिए, सही करने के लिए। तो इसके यूजेस को लेकर बात थी, और एरिया कहाँ है और कौन से कंट्री में किस पर्पज से यूज लिया जाता है, इस स्लाइड में हमने ये बात की। सोइल को लेकर बात करें तो एक आइडियल सोइल यहाँ पर कौन सी देखने को मिलती है, वेल ड्रेन्ड जो लोमी सोइल है इसके लिए बढ़िया देखने को मिलती है। जाहिर सी बात है, वाटर ड्रेनेज बढ़िया होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर रिच होना चाहिए, है ना। थ्योरी तो लिख नहीं रहे हो, जो आपको ये सब लिखना है, तो लोमी सोइल सबसे बढ़िया देखने को मिलती है, ये बात आपको याद रखनी है। सोइल पीएच 6 से लेके 6.5 स्लाइटली एसिडिक चलेगी, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक मैटर है सोइल के अंदर तो ऑब्वियसली जो नेचर है, जो पीएच है सोइल का, ये आपको स्लाइटली एसिडिक देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा लीची के जो रूट्स हैं उसके अंदर रूट हेयर का जो ग्रोथ है ये हमें कमजोर देखने को मिलता है। अब रूट हेयर ही तो क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर के साथ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अपटेक करते हैं। तो अब रूट हेयर जो है इसके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, वीक देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इसके अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है वाम का, वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराजा इसे बोला जाता है। ये यहाँ पर क्या होता है, फंगस होता है, बोले तो कवक होता है। अब इस कवक, ये कवक जो है ये इसके रूट के साथ एक एसोसिएशन बना लेता है, जिससे ये वाम क्या करता है, जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करके लीची के प्लांट को प्रोवाइड करवाता है। वहीं वाम को क्या मिल जाता है, तो वाम को जो रूट के अंदर फूड स्टोर हुआ है बदले में वो उसको फ्रूट मिल जाता है ना, भोजन मिल जाता है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि लीची का जो प्लांट है इसके अंदर फंगाई का जो एसोसिएशन है ये देखने को मिलता है, कवक का जो एसोसिएशन है, सहजीवन जो है ये देखने को हमें मिलता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर क्लाइमेट को लेकर, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर मेनली इसे लगाया जाता है, मेनली इसे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर लगाया जाता है। कौन सी सब ट्रॉपिकल, मोइस्ट जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है ना, जो नम जो उपोष्ण जलवायु है इसके अंदर इसे लगाया जाता है। विंटर फ्रोस्ट साथ ही साथ एक्सेसिव समर जो है, ऐसे में जो प्लांट ग्रोथ है इससे हार्म होती है। अगर फ्रोस्ट जैसी कंडीशन है, बोले तो पाला जैसी कंडीशन है, या गर्मियों के अंदर अगर बहुत अधिक तापमान है तो ऐसे में जो ग्रोथ है उस पर प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे कि गर्मियों के अंदर अगर हम टेम्परेचर को लेकर बात करें तो गर्मियों के अंदर टेम्परेचर लीची के कल्टीवेशन के दौरान 40.5 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी 40.5 डिग्री से सेल्सियस तापमान से ज्यादा तापमान नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ग्रोथ पर काफी प्रभाव पड़ता है। साथ ही साथ सर्दियों में अगर हम बात करें तो फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे नहीं जाना चाहिए, टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग टेम्परेचर बोले तो 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा अगर एडिक्वेट रेनफॉल हो जाता है तो बढ़िया बात है ना। इसके अलावा अगर हम इरिगेशन देते हैं कौन से टाइम, फ्लावरिंग के टाइम, या फिर फ्लावरिंग के टाइम नहीं, लीची कल्टीवेशन के दौरान, तो हम इसमें देख सकते हैं कि एक अच्छा प्रॉफिट जो है या एक अच्छा प्रोडक्शन जो है देखने को मिलता है। बाकी जो पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस वाले जो फ्रूट है, जैसे कि आम है, लीची है, ग्रेप है, इनके अंदर अगर फ्लावरिंग के टाइम अगर बारिश होती है ना तो काफी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके अंदर, लीची के अंदर, आम के अंदर, ग्रेप के अंदर बारिश जो है नहीं होनी चाहिए फ्लावरिंग के टाइम, अदरवाइज पोलिनेशन डिस्टर्ब होगा, या फिर इन्फ्लोरेसेंस जो ब्लाइट है, इन्फ्लोरेसेंस जो रोट है, ये डिजीज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पुष्प विगलन जिसको रोग बोल दिया जाता है।
आगे हम यहां पर बात करते हैं लीची के अंदर इंपॉर्टेंट वेराइटीज के बारे में। वेराइटीज के सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं, नाम से ही वेराइटीज जो है ज्यादातर पूछी जाती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी है। शाही, अर्ली बेदाना, अजहोली, हाकीप, ताइशो, वाइची, रोज सेंटेड, मुजफ्फरपुर, बंबैया, चाइना, देहरा रोज, इलायची, पूर्वी, स्वर्ण रूपा। स्वर्ण रूपा की खास बात क्या है, ये जो वैरायटी है ये फ्रूट क्रैकिंग के लिए रेसिस्टेंट देखने को मिलती है, यानी इसके अंदर क्रैकिंग के जो सिम्टम्स हैं, क्रैकिंग जो है ये नहीं देखने को मिलती। दो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है लीची में, एक तो इसमें क्रैकिंग होती है और दूसरा फ्रूट ड्रॉप होता है। कारण दोनों के पीछे क्या है, हाई टेम्परेचर है। कारण क्या है, हाई टेम्परेचर है। ठीक है, तो वैरायटीज के नाम याद रखिएगा। प्रोपोगेशन कमर्शियली एयर लेयरिंग के द्वारा दिखने को मिलता है, बोले तो वायुदाब विधि के द्वारा इसका जो व्यावसायिक प्रवर्धन है ये होता है। अगर हम आईबीए का 200 ppm से उपचारित कर देते हैं तो ऐसे में जो जड़ें हैं इसका शीघ्र प्रेरण देखने को मिलता है, जड़ें जल्दी निकलती हैं जिससे जल्दी पौधा तैयार होगा। प्लांटिंग यहां पर कब की जाती है तो स्प्रिंग में कर सकते हैं या गर्मियों में पहले कर सकते हैं, अर्ली समर यानी गर्मियों के शुरुआत में हम जो प्लांटिंग है ये कर सकते हैं। प्लांटिंग डिस्टेंस को लेकर बात करें, वैसे तो 10 मीटर स्क्वायर जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये भी रखा जाता है, और 10/8 का जो प्लांटिंग डिस्टेंस है ये भी रखा जाता है। पिट साइज जिनका प्लांटिंग डिस्टेंस 8 to 10 मीटर स्क्वायर होता है उनका पिट साइज लगभग 1 मीटर क्यूब ही रखा जाता है। रूट स्ट्रोक अच्छे से याद रखिएगा, इसमें रूट स्ट्रोक कौन सा है, यहाँ पर लीची फिलिपिनेंसिस है। क्या है इसका रूट स्ट्रोक, लीची फिलिपिनेंसिस। तो ये रूट स्ट्रोक आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए। क्रॉस पोलिनेटेड है ना, क्रॉस पोलिनेशन इसमें देखने को मिलता है, हनी बी के द्वारा पोलिनेशन होता है। नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है ये। कैसा फ्रूट है, नॉन क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, यानी कि जब ये कंप्लीटली राइप हो जाता है उसके बाद ही इसे हार्वेस्ट किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें मैच्योरिटी इंडाइसेस को लेकर, परिपक्वता सूचकांक को लेकर बात करें, कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि लीची जब मैच्योर हो जाती है तब डेवलप होते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो फ्रूट पर बिल्कुल रेड कलर डेवलप हो जाता है, और बात करें रेड कलर की तो ये किस वजह से होता है, तो ये एंथोसाइनिन की वजह से देखने को मिलता है। याद रखेंगे लीची में रेड कलर एंथोसाइनिन के कारण होता है। तो लीची के पिल पर जब रेड कलर डेवलप होना शुरू हो चुका है इसका मतलब लीची मैच्योर होना पर यानी पकना शुरू हो चुकी है। इसके अलावा ट्यूबरलेस जो होते हैं ये फ्लैट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया इसके पेरिकार्प का जो आउटग्रोथ जो होता है उसे ट्यूबरक्लेस बोला जाता है। तो ऐसा रामबुतान के अंदर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, लीची में ये कम है ना। बाकी इसका जो अगर फ्लैटनिंग होता है तो ऐसे ऐसे फ्रूट जो है राइप होता जाता है। इसके अलावा एपिकार्प जो होता है वो यहाँ पर स्मूथ होता जाता है। कच्ची लीची अगर आप देखेंगे तो उसका जो छिलका है ये काफी हार्ड देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें लीची का राइप लीची की बात करें तो उसका छिलका जो है हमें थोड़ा सॉफ्ट देखने को मिलेगा। और लीची ऑल ओवर भी क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। जैसे जैसे अनमेच्योर होता है फ्रूट, इमेच्योर होता है फ्रूट, तो जो एरियल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। इसके अलावा जब मैच्योर हो जाता है, राइप हो जाता है, तो एरियल भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। तो ये भी बात आप याद रख सकते हैं। बाकी इसके अंदर टीएसएस और एसिड का जो रेशो है ये भी यहाँ पर काम में लिया जाता है। तो सिंपल सी बात है, हार्वेस्ट करके हमें खा के देखना है बस लीची को। अगर मतलब मीठा है ज्यादा तो इसका मतलब राइप हो चुका है, अगर खटास ज्यादा है इसका मतलब लीची को अभी पकने देना है, हार्वेस्ट नहीं करना है। तो ये इसके अंदर मैच्योरिटी इंडाइसेस है। बाकी अगर हम डेज फ्रॉम फुल ब्लूमिंग को लेकर बात करें तो फ्लावरिंग के लगभग 55 से 60 दिन के अंदर लीची को हार्वेस्ट किया जा सकता है। और हार्वेस्टिंग का जो टाइम है, ये गर्मियों के अंदर लीची खाते हैं, याद रखिएगा मई से जून के दौरान इसे हार्वेस्ट किया जाता है। मई से जून के दौरान क्या है, इसे हम हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यील्ड को लेकर बात करें 40 से लेकर 100 किलो फ्रूट जो है पर प्लांट हमें प्राप्त हो जाते हैं। फ्रूट जो नंबर के अंदर अगर हम बात करें तो 40 से 100 किलोग्राम फ्रूट। ठीक है, इंसेक्ट को लेकर बात कर लेते हैं। फ्रूट फ्लाई देखने को मिलता है, बैक्टोसीरिया डोर्सैलिस जूलॉजिकल नेम है। फ्रूट बोरर इसमें देखने को मिलता है, क्रिप्टोफ्लेबिया इलिपिडा जो है इसका जूलॉजिकल नेम है। इरियोफाइड माइटी, ये नाम जो है आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इरियोफाइड इसमें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। अकेरिया लीची जो है इसका जूलॉजिकल नेम है। इसके अलावा इसमें बार्क ईटिंग कैटरपिलर भी देखने को मिलता है। कई सारे फ्रूट हमने डिस्कस कर लिए हैं जिसके अंदर बार्क ईटिंग कैटरपिलर देखने को मिलता है। एंडरबेला टेट्रागोनिस जो है इसका जूलॉजिकल नेम होता है। इरियोफाइड के आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब नेचर ऑफ डैमेज ये हमें बात करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बहुत मेजर फ्रूट नहीं है लीची जो है। ठीक है, तो हमें बहुत अधिक नहीं देखना है, आप मेजर इंसेक्ट के रूप में सिर्फ इरियोफाइड माइट को ही याद करेंगे।
डिजीज को लेकर बात करें, लीफ ब्लाइट देखने को मिलता है इसमें, अल्टरनेरिया अल्टरनेट जो फंगस है इसकी वजह से होता है। इसमें एंथ्रैक्नोज देखने को मिलता है, श्यामवर्ण रोग बोलते हैं। ये कोलेटोट्राइकम गलियोस्पोरोडस जो फंगस है इसके कारण ये देखने को मिलता है, तो ये याद रखेंगे। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देख लेते हैं। काई के विकार इसमें लिटिल लीफ देखने को मिलता है, छोटी पत्ती हो जाती है जिंक की वजह से, जिंक की कमी की वजह से हो जाता है। छोटी पत्ती हो जाएगी, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, कम लाइट अब्जॉर्ब होगी, कम फोटोसिंथेसिस, कम फूड फॉर्मेशन और एट द एंड कम हमें प्रोडक्शन भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसे फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलती है अगर टेम्परेचर ज्यादा है, हाई ह्यूमिडिटी है, हाई टेम्परेचर है, तो ऐसे में फ्रूट क्रैकिंग देखी जा सकती है। इसके अलावा अगर हॉट विंड चल रही है, गर्म हवाएं अगर चल रही, जाहिर सी बात है मई के अंदर इसे हार्वेस्ट किया जाता है ना, तो मई मंथ के दौरान ही तो सबसे ज्यादा सनशाइन आवर्स देखने को मिलते हैं, उसी दौरान तो सबसे तेज हवाएं चलती है, गर्म जो हवाएं हैं, तो इसके दौरान फ्रूट क्रैकिंग भी देखने को मिलती है और फ्रूट ड्रॉप भी देखने को मिलता है। फ्रूट ड्रॉप यानी फल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हाई टेम्परेचर है और क्या है, और हॉट विंड है, ठीक है, हॉट विंड है। इसमें अंदर चिकन टंग भी देखने को मिलता है। चिकन टंग अच्छे से याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम के अंदर। एम्ब्रियो के अबॉर्शन की वजह से ये देखने को मिलता है। देखिए एम्ब्रियो अबॉर्शन हो चुका है, अब जो सीड डेवलप होना था वो डेवलप हो रहा था, इतने में एम्ब्रियो क्या है, उसका अबॉर्शन हो चुका है, भ्रूणपात हो चुका है। तो सीड इतना ही डेवलप हो पाता है कि जस्ट वो जो मुर्गी होती है ना उसके जीभ जैसा दिखाई पड़ता है सीड जो है, तो इसको चिकन टंग बोल दिया जाता है। ये एम्ब्रियो अबॉर्शन की वजह से देखने को मिलता है। ये बाकी कहानी नहीं पूछेंगे, सिर्फ यही पूछेंगे कि किसकी वजह से होता है, तो एम्ब्रियो अबॉर्शन की वजह से होता है, ठीक है। इसके अलावा सन बर्न है, इसको सन स्केल्ड के नाम से भी हम जान सकते हैं। ये जाहिर सी बात है मई जून के दौरान फ्रूट पक रहा है, इतने सनसाइज आर होंगे तो सीधा पेनिट्रेट करेगा फ्रूट्स पर। इससे क्या होगा कि जो फ्रूट का जो एपिकार्प है, बोले तो छिलका है, उस पर बर्निंग के सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो पेनिकल है, गुच्छे में लगता है लीची, तो क्यों ना इसके मैनेजमेंट के लिए इसके जो बंच है उसको कवर कर दिया जाए ताकि डायरेक्ट सनलाइट जो है इसके फ्रूट पर नहीं टच करे। जाहिर सी बात है फ्रूट पर कलर अच्छा डेवलप होगा, फ्रूट ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे, सन बर्न से लॉस भी कम देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर इससे कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे। आज की क्लास में हमने लीची कल्टीवेशन को डिस्कस किया है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलेंगे हम इसी YouTube चैनल पर अनदर इंपॉर्टेंट लेक्चर्स के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।